Hello guys, welcome back to my channel. In this video we will learn about the second week of the development, right? So I have got the request of speaking in the Urdu language. So अब हम उर्दू में बात करेंगे, right? So उर्दू और हिंदी you can say. अब let's first revise the first week of the development. तो पहले वीक में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो फर्स्ट हमारा होता है उसमें क्लीवेज होती है, और क्लीवेज में हमारे पास क्या बनता है, जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है उसमें इम्प्लांटेशन होती है। मैं आपको फिगर दिखाती हूँ, ये देखें, ये है हमारी फिगर। अब इसमें हमारे पास ये देखना है कि यहाँ पे हमारी फर्टिलाइजेशन हुई थी एम्पुला रीजन में, उसके बाद ये जो हमारी सेकंड सेल स्टेज बनी, फिर फोर्थ सेल एंड देन मोड्यूला, फिर ब्लास्टूला बनी, ब्लास्टोसिस्ट बनी, ब्लास्टोसिस्ट फिर जाके यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाती है इन द यूट्रस नाउ, राइट। अब हम देखेंगे चेंजेस जो आ रही हैं हमारे इसमें हमारे एम्ब्रियो में। अब हमारे एम्ब्रियो में जो चेंजेस आती हैं वो 2 लेवल्स पे आती हैं, राइट। अब वो 2 लेवल्स मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगी। सो द सेकेंड वीक में पहले जो, बिकॉज हमारा सेकेंड वीक है, इट मीन्स फर्स्ट वीक हैज़ गॉन, दैट इज़ द 7 days हैज़ गॉन ऑलरेडी। अब हमारे पास है 8th डे। अब हमारे पास 8th डे पे क्या होता है, जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट है, बेसिकली जो हमारे पास आउटर लेयर थी हमारी, दिस वन आउटर मास जो था ब्लास्टोसिस्ट का, उसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। अब ये ट्रोफोब्लास्ट है ना, बेसिकली जो सेकेंड वीक है ना, वो बेसिकली कहलाता है वीक ऑफ टूस। अब क्यों, उसके पीछे एक रीज़न है। अब देखिए, फर्स्ट रीज़न तो ये देखिए, ट्रोफोब्लास्ट जो है वो 2 लेयर्स में डिवाइड हो रहा है। द फर्स्ट वन इज साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड द सेकेंड वन इज सिंसाइशनोट्रोफोब्लास्ट। अब साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये हमारे पास इनर साइड पे होता है, जबकि हमारे पास जो सिंसाइशनल ट्रोफोब्लास्ट होता है वो आउटर साइड पे होता है। इन दोनों में बेसिक जो डिफरेंसेस हैं वो ये हैं, ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ना, इसके पास इतना ज़्यादा मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, जबकि जो आउटर लेयर है उसके पास कोई मतलब के यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। वो जो हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट है ना, इसके पास ना सेल मेम्ब्रेन होती है इसके सेल्स के पास, लेकिन जो हमारे पास सिंसेशनल ट्रोफोब्लास्ट होता है, इसमें जो है ना सेल्स के पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। और माइटोटिक फिगर्स भी जो होती हैं ना, वो भी हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट में प्रेजेंट होती हैं, सिंसाइशनों में नहीं। नाउ अब एक डिफरेंस आता है, एक चीज़ आती है कि जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ना, बेसिकली वो डिवाइड होते हैं, और फिर वो जो सेल्स होते हैं ना, वो आगे जाके सिंसाइशनोट्रोफोब्लास्ट में जाते हैं बाय लॉसिंग देयर सेल मेम्ब्रेन एंड बाय डिक्रीजिंग देयर नंबर ऑफ न्यूक्लियस, राइट। सो इस तरह से जो सिंसाइशनल ट्रोफोब्लास्ट है वो लेयर उसकी ग्रो भी करती जाती है और साइटोट्रोफोब्लास्ट की भी करती जाती है। अब हमारे पास है कि जो हम लोगों ने देख लिया कि आउटर जो हमारा सेल मास था वो किसमें डिवाइड हो रहा है। आउटर सेल मास 2 में डिवाइड हो रहा है, लेकिन इनर सेल मास भी 2 में ही डिवाइड हो रहा है। द फर्स्ट वन इज एपीब्लास्ट एंड सेकंड वन इज हाइपोब्लास्ट। हियर यू कैन सी द एपीब्लास्ट बेसिकली हैव द कॉलमनर सेल्स, जबकि जो हाइपोब्लास्ट है उसमें क्यूबाइडल सेल्स होते हैं हमारे पास। अब क्या होता है, इसके बाद एक और चेंजेस आती है हमारे एम्ब्रियो में, दैट इज कि जो हमारी एपीब्लास्ट लेयर है उसमें एक कैविटी ओपन हो जाती है, और जो कैविटी होती है हम उसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी ऑन द 8th डे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये हमारे पास यूट्रस की लाइनिंग है, और जहाँ पे ये ब्लास्टोसिस यहाँ पे इम्प्लांट हुआ है, यहाँ पे एक होल बन गया है, यू कैन सी दिस, यहाँ पे एक स्पेस आ गई है। ये स्पेस भी इस ही वीक में क्लोज होती है। अब ये देखिए हमारे पास कि ये जो हमारी आउटर मास है, ये हमारा 2 में डिवाइड हो गया है। द फर्स्ट वन इज दिस वन, द इनर वन इज द साइटोट्रोफोब्लास्ट। हम लोग डायग्राम से क्लियर करते जाएंगे जो हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। और जो आउटर वन है वो है हमारे पास सिंसाइशनोट्रोफोब्लास्ट, और ये तो हमारे थे आउटर मास के, जिसमें ये आउटर मास डिवाइड हुआ है। अब ये इनर मास में हम लोग देखते हैं तो हमारे पास है ये हमारा एपीब्लास्ट जो कॉलमनर सेल्स हैं, ये नीचे वाला है हाइपोब्लास्ट, और ये हमारे आ रहे हैं इनर सेल मास से, राइट। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक बीच में कैविटी आ रही है, दिस वन, ये आ रही है एपीब्लास्ट के बीच में, सही, राइट। सो यहाँ पे ये हमारी कहलाती है एमनियोटिक कैविटी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है डे 9,
जैसे ही डे 9 होता है तो क्या होता है कि ये जो पेनिट्रेशन डिफेक्ट है, दिस वन जो है मैंने अभी बताया आपको, ये पेनिट्रेशन डिफेक्ट जो है ना वो फिब्रिन कोगुलम से क्लोज होने लगता है, स्टार्ट होता है वो बंद होना। अब क्या होता है, जो हमारे पास ये जो सेंसेशनल ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर थी, दिस वन, इसमें क्या होता है कि वैक्यूल्स स्टार्ट होते हैं बनना। अब ये जो वैक्यूल्स है ना वो आपस में मिलते हैं, आपस में मिलके एक बड़े वैक्यूल्स बनाते हैं जिनको हम लेक्यूनाइज बोलते हैं, और इस स्टेज को हम बोलते हैं लेक्यूनर स्टेज, राइट। उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो, अब मैं आपको बताती हूँ 2 पोल्स हमारे जो होते हैं, ठीक है। एक होता है एम्ब्रियोनिक पोल, दूसरा होता है एब एम्ब्रियोनिक पोल। एम्ब्रियोनिक पोल हम बेसिकली उसे बोलते हैं जो यहाँ पे है, एम्ब्रियो की साइड, ऊपर की साइड जो है हमारे पास, और एब एम्ब्रियोनिक पोल हम उसको बोलते हैं जो यहाँ नीचे की साइड है हमारे पास, जो एम्ब्रियो से दूर है, उसको हम बोलते हैं एब एम्ब्रियोनिक पोल, राइट। सो जो हमारे पास एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन एक जनरेट होती है बाय द हाइपोब्लास्ट सेल्स। हमारे पास ये जो हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं वो एक लेयर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सोसिलोमिक या हॉजर्स मेम्ब्रेन, राइट। ये बनाते हैं एब एम्ब्रियोनिक पोल पे, या ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट को लाइन करते हैं, बिकॉज साइटोट्रोफोब्लास्ट हमारे कहाँ है, अब देखें बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे हमारे साइटोट्रोफोब्लास्ट है, आप समझें कि एक बड़ा बैलून है, उसके अंदर छोटा बैलून है, उसके अंदर और छोटे बैलून्स हैं, दिस इज ऑल लाइक दैट, ठीक है। अब हमारे पास बाहर जो है सेंसेशनल ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब हमारे पास क्या बन गई है, एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन, एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन। उसके बाद हमारे पास थी एमनियोटिक कैविटी, नीचे हमारे पास यहाँ पे थे एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट सेल्स, इजी। अब क्या होता है कि जो हमारी ये मेम्ब्रेन बनी है ना, ये एक और कैविटी जनरेट कर देती है। अब हम इस कैविटी को बोलते हैं यॉर्क-सैक कैविटी या फिर एक्सोसिलोमिक कैविटी। दिस इज सो सिंपल, सेंसेशनल ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, 2 कैविटीज, यहाँ पे ऊपर है एमनियोटिक कैविटी, नीचे है यॉर्क-सैक कैविटी जिसको हम प्रिमिटिव यॉर्क-सैक कैविटी भी बोलते हैं और एक्सोसिलोमिक कैविटी भी बोलते हैं, और इनके बीच में है यहाँ पे एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। ये हम देख रहे हैं व्यू, सेजाइटल व्यू, मतलब कि हमारे पास ये हमारा एम्ब्रियो है, हम उसको यहाँ से कट करके ऐसे देख रहे हैं, राइट। सो दिस समथिंग लाइक, अब देखते हैं इसकी फिगर में से हमको सब कुछ क्लियर करना है, बिकॉज जो हमारे मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं वो फिगर्स में से, सॉरी जो हमारी ऑस्पी वगैरह आती है वो फिगर्स में से आती है। अब ये देखिए हमारे पास ये है हमारी यूट्रस की लाइनिंग जो हमारी फिल हो चुकी है, ये देखें फिब्रिन कोगुलम से, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा था फिब्रिन कोगुलम। अब हमारे पास ये देखिए हमारे पास ये है एपिब्लास्ट लेयर, ये है हमारे पास हाइपोब्लास्ट लेयर। हाइपोब्लास्ट लेयर यहाँ पे एक कैविटी जनरेट कर रही है जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यॉर्क-सैक या फिर एक्सोसिलोमिक कैविटी, और यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है जो ये हाइपोब्लास्ट ने क्रिएट की है इसको हम बोलते हैं हॉसर्स मेम्ब्रेन या फिर एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन, राइट। अभी एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन बेसिकली कवर कर रही है इन सबको, राइट, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो वैक्यूल्स अपीयर होते हैं सेंसेशनल ट्रोफोब्लास्ट में, ये देखिए ये वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स आपस में मिलकर लेक्यूनाई बनाते हैं। इन लेक्यूनाई का काम क्या होता है, ये लेक्यूनाई बेसिकली हमारे पास जो ब्लड सप्लाई होता है मदर टू द फीटस एंड फीटस टू द मदर, उसमें हेल्प करता है, मतलब न्यूट्रिशन की चेंजिंग में हेल्प करता है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। देन हमारे पास आता है 11 to the 12 डे, राइट। अब हमारे पास जब 11 to the 12 डे स्टार्ट होता है तो ये पहले क्या होता है कि 8 डे में जो है ना ये जो हमारा यूट्रस इम्प्लांट हुआ होता है ना वो पार्शली हुआ होता है, ठीक है, कम्प्लीटली नहीं हुआ होता है। अब जब हमारे पास 11-12 डे आता है तो इसमें जो ब्लास्टोसिस्ट है हमारा वो कम्प्लीटली उसमें चला जाता है, और उसकी वजह से कम्प्लीटली चले जाने की वजह से क्या होता है कि यूट्रस में हमें एक एक प्रोट्रूशन नज़र आती है, हम लोग क्लियर नज़र आता है कि यहाँ पे अब ये जो हमारे पास हमारा एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट हो चुका है, राइट। तो कुछ ऐसा होता है। उसके बाद हमारे पास है कि प्रोट्रूशन इन द ल्यूमिनन ऑफ द यूट्रस, देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। आई टोल्ड यू कि ये जो हमारे पास लेक्यूनाइज बन रहे हैं ये हमारे यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन के लिए बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये ब्लड आना शुरू हो जाता है, मैटरनल ब्लड, और ये जो है ना हमारी एक इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, सिर्फ अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, रिमेंबर दिस, स्टार्ट नहीं हुआ यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन, वो 13th डे पे होता है। 11 to 12 डे में जस्ट इस्टेब्लिशमेंट होती है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमारे बुक में लिखे होते हैं डायग्राम्स के नीचे, जो हम लोग फोकस नहीं करते। सो मस्ट फोकस ऑन दिस पॉइंट, बिकॉज
एग्जामिनर का मूड है वो कहीं से भी कुछ भी पिक कर सकता है, बट फॉर मोस्ट अबव ऑफ ऑल हमारे पास एग्जाम्स नहीं होते, हमें पहले हमारी नॉलेज के लिए सब पता होना चाहिए, बिकॉज वी आर डॉक्टर्स, सो डॉक्टर मस्ट नो एवरी ईच एंड एवरीथिंग, राइट। सो लेट्स मूव ऑनवर्ड कि अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये हमारी बनती है इनर साइटोट्रोफोब्लास्ट में और एक्सोसीलोमिक कैविटी में। अब हमारे पास क्या था, साइटोट्रोफोब्लास्ट थी जो इनर सेल थी, और जो एक्सोसेरामिक कैविटी थी तो उससे भी इनर थी, राइट। अब इन दोनों के बीच में एक कैविटी बन जाती है, और ये कैविटी बनती है बिकॉज ऑफ द यॉर्क सैक सेल्स। यॉर्क सैक जो हमारा यहाँ पे बना है ये वाला, ये कुछ सेल्स देता है जो जाके कैविटी बनाती है बिटवीन द साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड द एक्सोसीलोमिक कैविटी। अब क्या होता है, ये तो मेसोडर्म बनी, अब जहाँ जहाँ पे मेम्ब्रेन बनेगी वहाँ पे कैविटी तो बनेगी, सिंपल। सो सेम यहीं पे ऐसे होता है कि जहाँ पे जैसे ही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनती है वहाँ पे एक कैविटी बन जाती है। और ये कैसे बनती है, जो मेसोडर्म होती है 2 में डिवाइड होती है, राइट। एक बन जाती है इनर वाली, एक बन जाती है आउटर वाली, राइट। अब जो एक है हमारी, मतलब एक ऊपर वाली बन जाती है, एक नीचे वाली, ऐसे बन जाती है, एक इधर बन जाती है, एक इधर। अब यहाँ पे जो ऊपर है जो लाइन करेगी साइटोट्रोफोब्लास्ट को, जो यहाँ पे ऊपर है, और यहाँ पे जो एमनियन कैविटी है, एमनियोटिक कैविटी, इसको लाइन करेगी। तो इस लेयर को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटिक मेसोडर्म। और जो नीचे से बनेगी, जो लाइन करेगी हमारे यॉर्क सैक को, वो होगी हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लेनिक। नाउ लेट्स सी है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी बनेगी जिसको हम लोग कोरियोनिक कैविटी भी बोलते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटिक मेसोडर्म बनेगी जो लाइन करेगी साइटोट्रोफोब्लास्ट और एमनियन को। उसके बाद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लेनिक लेयर बनेगी जो यॉर्क सैक को करेगी। अब मेन यहाँ पे जो पॉइंट है नोट करने के लिए, डेसिडुअल रिएक्शन होता है। अब डेसिडुअल रिएक्शन है क्या, इसमें क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम के सेल्स होते हैं, दिस वन वॉज आर एंडोमेट्रियम, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ये अपनी शेप चेंज करते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन आने लगता है, ग्लाइकोजन स्टोर होने लगता है। अब ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है बिकॉज अब बेबी को भी न्यूट्रिशन चाहिए। अब वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, मदर के यूट्रस से लेगा, तो यहाँ पे ग्लाइकोजन आएगा तो वहाँ पे वो स्टार्ट होगा। सो इसलिए ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा स्टोर होना शुरू हो जाता है डेसिडुअल रिएक्शन में, सिंपल। नाउ लेट्स सी इट्स डायग्राम। सो हमने इस डे में कहा कि जो हमारा एम्ब्रियो है वो कम्प्लीटली इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में, राइट। सो कम्प्लीटली इम्प्लांटेड, यहाँ पे जो हमारी यूट्रस होती है वो यहाँ पे एक प्रोटेक्शन दिखाती है, हमारे इसके ल्यूमेन में हम लोग देख सकते हैं यूट्रस में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो एपिप्लास्ट की हाइपोप्लास्ट की लेयर होती है वो एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म देती है जो आगे चल के एक कैविटी बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरियोनिक कैविटी, राइट। सो यहाँ पे हमारी ये जो है कोरियोनिक कैविटी है, और इसके जो मेसोडर्म डिवाइड हो रही है वो 2 में डिवाइड हो रही है। एक हो रही है हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लेनिक, और दूसरी है सोमेटिक। सोमेटिक वाली ऊपर से होगी और स्प्लेनिक वाली नीचे होगी। जो सोमेटिक वाली है वो कवर करेगी साइटोट्रोफोब्लास्ट को और एमनियन को, जो स्प्लेनिक वाली है वो करेगी यॉर्क सैक को, सिंपल। देन हम आते हैं हमारे 13th to 14th डे पे, राइट। सो अब इसमें क्या होता है कि जो सरफेस डिफेक्ट होता है वो पूरा का पूरा क्लोज, राइट। अब क्या होता है इसमें, और हाँ इस डे में क्या होता है कि जो हमारी यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन होती है वो बन जाती है बट स्टार्ट नहीं होती, रिमेंबर। सो अब इसमें क्या होगा कि ब्लीडिंग हो सकती है, बिकॉज देखिए अब हम लोग अगर डेज काउंट करते हैं तो जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से हमारे पास डेज बनते हैं। अब देखिए हमारे पास 14th डे पे ओव्यूलेशन हुई, ओव्यूलेशन के बाद 15th डे पे फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजेशन उससे पहले पहले हो जाना चाहिए, बिकॉज 24 आवर्स में वो डिजेनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं 15 डे पे हमारी फर्टिलाइजेशन हो गई है, 15 डे उसके बाद 6 डेज इसको लगे यहाँ पे आने में और इम्प्लांट होने में, 6 डेज पे इम्प्लांटेशन होती है। देन 15 + 6 21 डे, राइट। उसके बाद इम्प्लांटेशन के बाद हमारे पास कितने डेज, 6 डेज और गुजर गए हैं। तो नियर अबाउट हमारे पास 28 to 30 डे ही बनता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का कॉमन पीरियड होता है कि वो आफ्टर 28 to 30 डेज रिपीट होती है। तो फीमेल को पता नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है, बट ये तब पता चलता है जब हम लोग पास ऐसे पूछ सकते हैं 13 डे पे ब्लीडिंग हो, जिसे जो फीमेल है जो मदर है तो वो ये भी समझ सकती है कि शी हैज़ गॉटन हर
नॉर्मल पीरियड्स। बट दिस इज़ नॉट राइट, बिकॉज होता ये है कि ये ब्लीडिंग इसलिए होती है बिकॉज जो यहाँ पे आर्टरीज होती हैं, तो जो यहाँ पे इम्प्लांटेशन के दौरान जो बंद हो रही होती हैं और जिसमें ये इम्प्लांटेशन कंटिन्यू इम्प्लांट हो रहा होता है, तो वहाँ से कुछ ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये चीज़ जो है ना मिसअंडरस्टूड की जा सकती है कि जो है ना ब्लीडिंग हो रही है तो शी हैज़ गॉट हर मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट दिस इज़ नॉट फेयर। एंड इसकी वजह से कुछ कैलकुलेशन में, डिलीवरी डेट में भी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो देन अब इस स्टेज में क्या होता है कि प्राइमरी विलाय बनते हैं, और जो प्राइमरी विलाय होते हैं ना, ये सेलुलर कॉलम्स होते हैं जो सिंसेशियम को कवर करते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे से प्राइमरी विलाय बनना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद सेकेंडरी यॉर्क सैक बनेगा, इसमें डेफिनेटिव यॉर्क सैक। प्राइमरी यॉर्क सैक हमारा बना था कब? जब हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म आई थी डे 11 to 12 में, और डेफिनेटिव जहाँ हमारे पास बन रहा है जब सेकेंडरी हमारे पास बन रहा है, राइट, सॉरी, डे 9 to 10 में आई थी हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये जो आती है, ये हमारे आती है सेम हाइपोब्लास्ट में से। बिकॉज देखिए ना, अब एपीब्लास्ट ऊपर है, हाइपोब्लास्ट नीचे है। एपीब्लास्ट का काम था कि वो ऊपर वाले को कंट्रोल करे, हाइपोब्लास्ट का काम है कि वो नीचे वाले को कंट्रोल करे। एपीब्लास्ट ने अपना काम कर दिया, वो उसने एमनियोटिक कैविटी बना दी। अब है हमारे जो मेन काम आ रहा है वो आ रहा है हाइपोब्लास्ट का। अब हाइपोब्लास्ट क्या करेगा? वो सारा नीचे वाला काम करेगा। नीचे वाला काम मतलब यॉर्क सैक, दो कैविटीज़ हैं, एमनियोटिक और यॉर्क सैक, सिंपल। अब जो भी काम होगा वो हाइपोब्लास्ट करवाएगा यॉर्क सैक का, तो इसको कन्वर्ट करना भी हाइपोब्लास्ट का ही काम है। तो अब क्या होता है कि जो एक्सोसिलोमिक हमारी कैविटी होती है ना, वो कभी कभी श्रिंक हो जाती है और वो एज एक्सोसिलोमिक सिस्ट के हमारे तौर पर नज़र आती है। बिकॉज वो बेसिकली पहले प्रिमिटिव जो यॉर्क सैक था हमारा क्या था, वो एक्सोसिलोमिक कैविटी तो थी। अब वो ख़त्म होगी तभी तो दूसरी आएगी। अब वो दूसरी आएगी तो वो जो पहली वाली होगी वो कहाँ जाएगी? वो होगी एज एक्सोसिलोमिक सिस्ट के तौर पे नज़र आएगी हमें। अब उसके बाद एक हमारे पास प्लेट बनती है जिसको हम बोलते हैं कॉरियोनिक प्लेट। अब ये कैसे बनती है? ये हमारे से बनती है कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है हमारी, जो साइटोट्रोफोब्लास्ट को लाइन कर रही होती है, उसमें से ये बन जाती है। अब देखें, जो हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, ये समझें, ये है हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी, राइट। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है वो क्या करेगी, जो साइटोट्रोफोब्लास्ट के इनसाइड पे, यहाँ पे हमारे पास एक कॉरियोनिक प्लेट बन जाती है, सही है। और इस डे पे यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो। अब यहाँ पे हमने चेंजेस देख ली हमारी कैसे होती हैं। अब हमारे पास जब नेक्स्ट वीक्स हम लोग पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे 2 लेवल्स पे चेंजिंग्स। एक है कि हम लोग, बिकॉज ये 2 में डिवाइड हो गया सब कुछ, तो अब हम जब देखेंगे तो हमेशा हम लोग देखेंगे कि कौन सी हमारे इनर सेल मास में चेंजेस आ रही हैं या आउटर सेल मास में चेंजेस आ रही हैं। तो हम लोग इन दोनों एस्पेक्ट्स को डिफरेंट करके देखेंगे ताकि हमारे पास किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी मिस्टेक ना हो और हम लोग एक रेगुलरिटी बनाए रखें। और हम लोग हर लेक्चर से पहले जो हमारा पिछला लेक्चर होगा हम लोग उसको एक ओवरव्यू देंगे ताकि हमारे पास एक कंप्लीट चेन बन जाए कॉन्सेप्ट्स की। अब हमारे पास इस वीक में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, एबनॉर्मलिटीज़ कॉज होती हैं। लेट्स सी दोज एबनॉर्मलिटीज़। अब इसमें पहली एबनॉर्मलिटी है हमारे पास हेरेडिफॉर्म मोल्स, राइट। अब इसमें क्या होता है कि जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, जो हमारा प्लेसेंटा मेम्ब्रेन से डेवलप हो रहा होता है, अब वहाँ पे कोई एम्ब्रियोनिक टिश्यू प्रेजेंट होता ही नहीं है, सिर्फ एक होती है। तो मैं एम्ब्रियो का जो इनर सेल मास होता है ना वो एब्सेंट होता है, वी कैन से इनर सेल मास एब्सेंट है, आउटर सेल मास प्रेजेंट है, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज जो हमारा मेन एम्ब्रियो बनता है वो तो बनता ही हमारा एम्ब्रियो ब्लास्ट से है, जो हमारा इनर सेल मास होता है वो एब्सेंट है, देन नो एम्ब्रियो एट ऑल। सो इसमें ये होता है कि लेकिन अब क्या होता है कि ट्रोफोब्लास्ट, जो हमारे मेन एचसीजी की प्रोडक्शन होती है वो कौन करवाता है? हमारा ट्रोफोब्लास्ट। एचसीजी क्या करता है? जाके कॉर्पस ल्यूटम को जाके या कॉर्पस ल्यूटम को कन्वर्ट करता है कॉर्पस ग्रेविडेटाइस में, और उसमें क्या होता है कि वो प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन करता है और हमें क्या पता चलता है कि पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी है, और इस वजह से यूट्रस की लाइनिंग भी मेंटेन हो रही होती है। सेम अब यहाँ पे एचसीजी की प्रोडक्शन तो हो रही है, तो जो फीमेल का जो वो आएगा, मतलब जो यूरिन टेस्ट आएगा उसमें तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आएगी, लेकिन होगा क्या कि वहाँ पे एम्ब्रियो ब्लास्ट होगा ही नहीं, तो वो एम्ब्रियो उसमें से प्रोड्यूस होगा ही नहीं।
राइट। अब इसमें क्या होता है देखिए, ट्रोफोब्लास्ट डेवलप फ्रॉम द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन एंड कोई भी इसमें एम्ब्रियोनिक टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता। ये जो होते हैं ये आइडेंटिफॉर्म मोल्स होते हैं, ये सीक्रेट करते हैं हाई लेवल ऑफ HCG, इस तरह से पॉजिटिव साइन आती है हमारे पास। देन दिस मोल्स आर डिप्लॉयड एंड एंटायर जीनोम जो होता है इसमें पैटर्नल होता है। ये याद रखने की बात है कि जो इसमें एंटायर जीनोम होता है वो पैटर्नल होता है, मैटर्नल नहीं। उसके बाद हमारे पास आती हैं कुछ एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। हम इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसीज का मतलब ये होता है कि बेसिकली जो हमारे पास एम्ब्रियो है वो गलत जगह पे इम्प्लांट हो गया है, तो हम लोग उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। तो मतलब वैसे जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, जो इम्प्लांटेशन होती है वो हमारी होती है यूट्रस में इम्प्लांटेशन, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट जगहों पे भी हो सकती है। तो फर्स्ट इसमें होता है कि एब्डोमेन में हो जाए, तो इसके चांसेस कितने होते हैं कि 1.4% चांसेस होते हैं कि एब्डोमेन में भी इम्प्लांट हो सकता है। देन वी हैव आर एम्प्यूला, इसमें 80% चांसेस होते हैं बिकॉज यहाँ पे जो है ना देखें, यहाँ पे हमारी फर्टिलाइजेशन होती है, तो चांसेस हैं कि यहीं पे इम्प्लांट हो जाए, तो इस वजह से बाकी सब डिजीज, बाकी सब एबनॉर्मलिटी से सबसे ज़्यादा चांसेस इसमें हैं, राइट। उसके बाद है हमारे पास ट्यूबल 12%। अब जाहिर सी बात है इसके बाद यहाँ पे आ रहा है यूट्राइन ट्यूब में, तो इसके बाद चांसेस इसके ही होंगे ना कि यहाँ पे इम्प्लांट हुआ, नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा, नहीं तो ऊपर एब्डोमेन में हो जाएगा, ऐसे चांसेस बढ़ते हैं ना। जितना दूर होगा उतने चांसेस कम होंगे उसके, और जितना वो जिस पे से गुजर रहा है तो उसके चांसेस ज़्यादा ही होंगे ना, जाहिर सी बात है, बस वही है। तो अब नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल, वहाँ पे 0.2, ओवरी में 0.2, बिकॉज ओवरी में स्पर्म एंटर कैसे होगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो। देन होता है प्लेसेंटा पेरविया। प्लेसेंटा पेरविया हम लोग बेसिकली उसको बोलते हैं कि जब हमारी जो इम्प्लांटेशन हो रही है वो सर्विक्स रीजन में हो रही है, ठीक है। ये देखिए आई एट सर्विक्स, अब ये है हमारी सर्विक्स रीजन। अगर यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाती है जहाँ ओपनिंग है इसकी, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा पेरविया, राइट। अब देन हमारे पास 2 सिंड्रोम्स हैं, एक है प्रेडर विली सिंड्रोम, जो होता है हमारे पास क्रोमोसोम 15 फ्रॉम द फादर, उसकी डिलीट मतलब कि वो एक डिलीट हम लोग बोलते हैं ना, वो हटा देना। तो सेम ऐसे ही होता है कि क्रोमोसोम 15 जो है ना वो डिलीट हो जाता है फादर के क्रोमोसोम्स में से, उसके सेट में से, जीनोम में से, तो उसकी वजह से हमारे पास होता है प्रेडर विली सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि हाइपोटोनिया हो जाती है जो बेबी प्रोड्यूस होता है उसको, उसके बाद हाइपोगोनाइडिज्म, उसके बाद ब्रेन प्रॉब्लम्स, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ और ओबेसिटी, राइट। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। देन हमारे पास होता है एंजेलमैन सिंड्रोम, ये सेम ऐसे ही होता है, इसमें भी माइक्रो डिलीशन हो जाती है 15 क्रोमोसोम्स की, लेकिन फ्रॉम द मैटरनल जीनोम। इसमें क्या होता है कि सिसेशर्स होते हैं, मतलब कि एक लाइक हमें क्या ऐसे बोल सकते हैं कि करंट्स आ रहे होते हैं एक अजीब से बॉडी में ऐसे, और वो बच्चा जो होता है वो सही तरीके से बोल नहीं पाता, या तो बिल्कुल ही बोल नहीं पाता, या तो थोड़ा बहुत बोल पाता है। उसके बाद जो है ना पैरोक्सिसम्स ऑफ लाफ्टर, मतलब वो बार बार हंसता रहे, फालतू में भी हंसता रहता है। देन है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ ऑलमोस्ट हर किस्म की डिजीज़ में होता है, बेबी पे इम्पेक्ट होता है, right? So guys, here we are done with our second week of development. Hope you like my work. Like, comment and don't forget to subscribe my channel. Thank you.